जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय हिंदी। ये पेपर 2023 का है। उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो परसों यानी कल या परसों यानी 22 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं। उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप यदि 1-2 साल का पेपर अच्छे से देखे हुए हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इससे फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो आप जो 2024 में पेपर देने जा रहे हैं यानी परसों यानी 22 फरवरी को, तो ये आप पेपर यदि देख के जाएंगे, ठीक है, हिंदी का पेपर आप देख के जाएंगे तो एज इट इज आप कितना फोड़ के आएंगे, लगभग 80 से लेके 90% क्वेश्चन एज इट इज इसी से मैच करने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा ऐसा कि नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन करके खत्म कर दिया जाएगा। आपको कैसे आपको एग्जाम में लिखना, ये गद्यांश वगैरह कैसे लिखना, हेडिंग कैसे डालना, सब कुछ आपका प्रिय मित्र आपका बताएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पूरा डिटेल में वीडियो देखने वाले हैं। यानी आप कल यदि वीडियो देख रहे हैं, मतलब परसों तो आपका एग्जाम है, यदि आप कल देख रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि हमें किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस पेपर को हम क्या करेंगे, पूरा फुल डिटेल के साथ विथ सॉल्यूशन आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में, मतलब जो हो सके एकदम से इजी लैंग्वेज में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं अनुक्रमांक, यहां पर आप क्या अनुक्रमांक भरेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखो अनुक्रमांक में क्या क्या भर देंगे। जैसे मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, कुछ है, ठीक है, यहां से मान लेते हैं, ठीक है, यहां से इतना आपका रोल नंबर है। ठीक, अब क्या मान लेते हैं, कुछ नाम है, जैसे मान लेते हैं आपका क्या नाम है, कलुआ है। ठीक है, कलुआ है, तो आप यहां से अपना क्या कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मतलब अपना यहां नाम लिखना है प्लीज, आप इस पे और उसके अलावा कुछ भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, यहां पर आएंगे वो टीचर अपना साइन वगैरह करेंगे, डेट वगैरह डाल देंगे। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना, छेड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखना है हम डिटेल में आपको बताना सिखा रहे हैं। देखिए, आपका यदि पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर का रहता है। टाइमिंग की बात की जाए तो 2-3 घंटा 15 मिनट आपको क्वेश्चन में पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, आपको निर्देश दिया जाए 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये जो खंड है, खंड अ और खंड ब में तुम्हारे पास क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। खंड जो अ वाला पोर्शन होता है यानी बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू होता है, जो आपको किस पे करना रहेगा, ओएमआर शीट पे करना रहेगा। किस पे, ओएमआर शीट पे करना रहेगा। आपसे अनुरोध है, आप लगभग एक एमएम की कोई एक मोटी पेन ले लीजिएगा, जाइएगा दुकान वगैरह पे। ठीक है, दुकान वगैरह पे जाइएगा तो वहां पर क्या ले लीजिएगा, एक मोटी पेन ले लीजिएगा, कितना एमएम की चले, 1 एमएम, उससे आपको क्या कर देगा, यानी जो सर्कल करने में, जैसे मान लेते 1 नंबर का क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे रहता है, ऐसे इसमें ऑप्शन रहता है ए बी सी, मान लेते पहले कह दे सी सही है तो क्या कर देना, आपको अच्छे से ऐसे क्या कर देना, ब्लैक या ब्लू पेन से पूरी तरह से एकदम से अच्छे से एकदम से डॉट कर देना। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि टिक मार के छोड़ दिए, ऐसा प्लीज आप न करिएगा। ठीक है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, बाल पेन से आपको क्या करना, ब्लैक पेन चाहे नीला रहे चाहे काला रहे, बाल पेन होना चाहिए, यानी प्लीज आप जेल पेन का प्रयोग ना करें। तो ये सब सारी चीजें इस पे दे रखी, तो आपको यहां से डिटेल पे अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है उस पे चलते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हम टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका यानी अ वाला पोर्शन है। ठीक है, खंड अ वाले पोर्शन में जितने भी पोर्शन है सब के क्या रहेंगे, आपके एमसीक्यू रहेंगे। किसमें रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। ठीक, तो दिल थाम के बैठिए। ठीक है, क्योंकि आज की रात आपके नाम होने वाली है। ठीक है, लगभग 1 घंटा तक ये पूरा डिस्कस किया जाएगा और एकदम से इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके 2.5 करोड़ रुपए का आपके सामने है। यदि आता है तो समझ लिया आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। ठीक है, एक आग फूंक दे कि आगे अंदर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, मतलब ये किस युग के लेखक हैं। तुम्हारे पास द्विवेदी युग, या तुम्हारे पास क्या भारतेदु युग, या तुम्हारे पास शुक्ल युग, या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, आप बताइए, तुरंत बताइए बंदे से, यदि कितने बंदे के अंदर भारतेदु युग आया हो तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, उनका कॉन्फिडेंट 150% परफॉर्म हो चुका। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 150% करेक्ट है। ठीक, ये पहला हो गया, 1 नंबर आपका यहां से बन चुका है। ठीक है, आपके थैली में पहुंच गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुनाहों की देवता रचना की विधा है, यानी गुनाहों की देवता रचना की विधा है, कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है। ये बाबू हमारे पास क्या हो गया, उपन्यास से लिया गया। किससे, उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, ये आपकी उपन्यास विधा होती है। ठीक, ये हो गया इस पर। क्वेश्चन
नंबर 3, ठीक, थोड़ा सा तेज चलना है भाई, नहीं कोई टेंशन नहीं, एकदम धीमे करते हैं, ठीक। हंस पत्रिका के संपादक हैं, मतलब जो हंस पत्रिका लिखी गई उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो पहले बताना क्या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा जी। हंस पत्रिका किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद। कौन ने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद। तो आप एकदम से क्या करिए, 150% के साथ आपको किस पे टिक मारना है? मुंशी प्रेमचंद पर जी पे मारना है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक, आपके सामने यहां से, ठीक है। आपके चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, ठीक है। लिखा है कमल के सिपाही, कलम जो ये चल रही है, कलम के सिपाही की विधा है, कलम की सिपाही की विधा है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, ठीक है। पहला दे रखा है क्या? संस्मरण दे रखा, दूसरा रेखा चित्र दे रखा, या जीवनी दे रखा, या आपका क्या आत्मकथा। यदि कलम की सिपाही की देखा जाए तो तुम्हारे पास एक तरह की जीवनी है, किस पे मारेंगे? चौथे का सी वाला ऑप्शन किया जाए करेक्ट ऑप्शन, ठीक, मार दिए इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां लिखा, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, किसने हैं? जल्दी बताइए, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा धर्मवीर भारती, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा कमलेश्वर, या आपका चौथा दे रखा है राजेंद्र यादव। क्या दे रखा है? राजेंद्र यादव। तो यानी आपके लहरों के राजहंस के तुम्हारे पास लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। किसमें है? मोहन राकेश जी आपके सामने ये 150 करोड़ का क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तुमसे पूछा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, मतलब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देखे हैं तो कौन, ये क्या है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कवि हैं, या तुम्हारे पास उपन्यास यानी उपन्यासकार हैं, या तुम्हारे पास क्या हो गया आलोचक हैं, या नाटककार। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मित्रता नामक पाठ लिखे गए आपके पहले ही चैप्टर में है, वो क्या है? एक अच्छे आलोचक के तौर पर माने जाते हैं। तो किस पे मार देंगे आपको? यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच चलते हैं? 7वें पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, ठीक है, इसमें लिख दिया है आकाशदीप, ठीक है। आकाशदीप पे आ जाते हैं, ठीक है। आकाशदीप किसकी रचना है? देखिए आकाशदीप के लेखक हैं, मतलब आकाश जी जो दीप लिखी गई किसकी रचना है? किसकी रचना जल्दी बताइए, ठीक है। लिखा अमरकांत, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जयशंकर प्रसाद, या हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो बताइए किस पे मारिए, जल्दी से आप पीटिए, किस पे मार दिए होंगे, ठीक है। आपको आइडिया यदि आया होगा जयशंकर प्रसाद तो आपको 150% क्या हो गया? सही है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या कर देना है? टिक मार देना है इस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा है मैला आंचल के रचनाकार है, मतलब मैला जो आंचल है वो किसकी, उसके रचनाकार कौन है, मतलब उसे कौन लिखे हैं? सबसे पहले मोहन राकेश जी हैं, दूसरा दे रखा फणीश्वर नाथ रेड्डी जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या तुम्हारे जयशंकर प्रसाद जी। जल्दी बोलिए मैला आंचल किसके हैं? फणीश्वर रेड्डी जी हैं। किसने है? ठीक है, रेड्डी जी हमारे पास क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने 150 करोड़ का ये रहा, लिखा केशव दास। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, काव्य धारा के कवि हैं। ये हमारे देखा जाए तो क्या हो गया? रीति, रीति में भी फर्दर उसे डिवीजन किया गया, रीतिबद्ध या यानी रीति सिद्ध, या रीति मुक्त, या आपके किस पे मानना है? प्रयोगवादी। तो किस पे है? तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये हमारे रीतिबद्ध पर है, किस पे है? रीतिबद्ध पर, ठीक है। इसके ये कवि हैं, तो आप किससे मारिएगा? रीतिबद्ध पे आपको क्या कर देंगे? टिक मार देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है रामचंद्रिका रचना है, जो रामचंद्रिका है किसने लिखा था? पहला दे रखा केशव दास की, केशव दास की, या तुम्हारे पास बिहारी लाल की, या घनानंद की, या तुम्हारे पास भूषण जी की। जल्दी बताइए। ये यदि देखा जाए तो रामचंद्रिका जी किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था? केशव दास। किसने लिखे थे? केशव दास। इज 150% आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। आपका 10वां नंबर तक क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब यहां तक 10वां नंबर क्वेश्चन तक आपका क्या था? हिंदी वाले पोर्शन से गद्य और पद दोनों से मिला के दिया था, क्योंकि गद्य वाले पोर्शन से देखा जाए, ठीक है, यदि गद्य वाले पोर्शन से देखा जाए तो 5 नंबर, पद नंबर वाले पोर्शन से भी 5 नंबर, तो 5 5 10 नंबर आपका यहां तक कंप्लीट होता। अब यहां से आपका ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता, किसमें? जो आपका व्याकरण वाला रीजन है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? याद रखिए हमारे अंदर रस 2 ही है, एक हास्य रस और एक
करुण रस होता, श्रृंगार रस वो सब हटा दिया गया हमारे सिलेबस में इस साल। तो तुम्हारे पास केवल करुण रस और हास्य रस है। जो हमने क्या कर दिया, मॉडल पेपर देखा था, ठीक है, मॉडल पेपर देखा था तो उसमें केवल और केवल हास्य रस दिया था। तो देखिए इसमें पूछा करुण रस का अस्थाई भाव होता है। करुण रस मतलब दुख के बारे में बता रहा, शोक के बारे में। तो पहला दे रखा रीति, दूसरा दे रखा शोक, तीसरा दे रखा हास्य और चौथा दे रखा है निर्वेद। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाले ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, शोक वाले ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये होगा रहा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसके बारे में। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन तुमसे यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा और जो अलंकार है उस पे आप क्या करिएगा, टिक मारिएगा। सबसे पहले लिखत सोहत ओढ़ पित पित पत श्याम सलोने गात मनोमीन मनोनील मणिशैल पर आपत परो प्रकाश। मतलब ये देखा जाए तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप यदि उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़े होंगे अपनी बुक में तो उसके जस्ट नीचे परिभाषा के बाद यही तुम्हारा सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया राजीव प्रकाशन की बुक में। ठीक है, तो आप यहां से देखा जाए, पहला देखा रखा है रूपक अलंकार और दूसरा देखा जाए रूप यानी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या यामक अलंकार। तो आप किस पे टिक मारेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार पर 150% आपका ये आपका आंसर हो चुका है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। ठीक, ये था 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं। रोला चरण के कितने चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, याद रखिए रोला छंद पे कितने चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। इसे देखिए ऐसे लिख के यहां कामा ये हो गया, ठीक, यहां लिख के कामा ये हो गया, यहां देखेंगे सिंगल और यहां तुम्हारे पास क्या होता है, डबल फुल स्टॉप होता है। 1 चरण 2 चरण 3 चरण ये आपके 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में टोटल मिला के देखा जाए तो 24 क्या होती हैं, मात्राएं होती है। क्या होती है, 24 मात्राएं पर होती है। तो यानी रोला छंद में कितने टोटल चरण होते हैं, 3 चरण 2 चरण 4 चरण या 5 चरण। तो आपको कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो आप सामने आपके यहां दे रखा है आराम से। ठीक है, ये होगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रहा। ठीक है, लिखा है अधिग्रहण शब्द प्रयुक्त उपसर्ग में बताना है। आपको उपसर्ग मतलब समझते हैं कि पहले उपसर्ग समझ लेते हैं और प्रत्यय समझ लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, जब कोई शब्द है उसके कोई पहले एक शब्द लग के उसकी पूरी अर्थ को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे मान लेते तुम्हारे पास क्या हो देखा, मूल्य है, अब इसके सामने यदि अ लगा दिया जाए तो इसका क्या काम हो गया, अमूल्य, मतलब इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया कि नहीं। अर्थ यदि चेंज हो गया तो उसी को उपसर्ग बोलते हैं। मतलब वर्ड के जो पहले लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तब पहला दे रखा ऑप्शन, तो देखो ग्रहण में क्या लगाया गया, अधि लगा दिया गया। ग्रहण में क्या लगा दिया, अधि लगा दिया है। तो बताओ अति, ये रॉन्ग हो जाएगा। अधि वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो उपसर्ग आप यहां से क्या कर लिए, आप धड़ल्ले समझ लिए यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रत्यय के देखा जाए 2 भेद होते हैं। यदि आप प्रत्यय बुक यदि पढ़े होंगे तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, कृत होता है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, तदित होता है। क्या होता है, तदित। थोड़ी सी हिंदी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 1 और 2। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन पे क्या हो जाएंगे, आप टिक मार देंगे यहां से। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिखा है तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है इसके बारे में आपको बता देना। इसमें तिरंगा हो गया, या आपका चौराहा हो गया, या आपका क्या हो गया, अष्टभुज हो गया। ठीक है, अष्टभुज हो गया, मतलब याद रखना जिसमें संख्या का वर्णन किया गया उसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास है। ठीक है, तो यहां तिरंगा मतलब 3 रंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी देश की शान है, मान है और हम सब लोगों की जान है। ठीक है, तो ये लिखा तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास या द्विगु समास या कर्मधारा या तत्पुरुष। तो हमारे तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, ये यहां से हमने क्या कर दिया, टिक मार दिया। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसमें क्या कर दिया, आपसे ध्यान से सुनिए। लिखा है प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्यय जो शब्द है उसकी क्या कर देना है, संधि के तुम्हें क्या कर देना, नाम बताना। याद रखना हम सब लोग जो पेपर देते थे तो तुमसे पूछ देता प्रत्यय शब्द की संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का तुम्हें नाम बताओ, तब 1 नंबर मिलता था। अब तुम तो सुनो आसान बना दिया भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पूछा प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। पहला दे रखा है
गुण यानी सॉरी दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो यानी प्रत्येक शब्द में देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। तो यड़ संधि पे क्या कर देना तुम? टिक मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है 18 नंबर, खीर का तत्सम होता क्या होता? खीर का तत्सम होता, देखिए तत्भव और तत्सम पढ़े होंगे। जैसे क्या होता है किसी चीज का, जैसे मान लेते हैं सांप, यहाँ पर सांप लिखा तो एक्चुअल में इसे क्या लिखा जाता है? सर्प लिखा जाता है। जैसे गांव लिखा होगा ना, ठीक है, गांव लिखा होगा तो एक्चुअल में इसे क्या लिखा जाता है? ग्राम लिखा जाता है। तो शुद्ध रूप लिखना है क्या कहलाता? तत्सम। तो ये खीर का तुम्हें तत्सम बताना। पहला दे रखा क्षीर और दूसरा दे रखा है क्षीर। यहां से मात्रा की ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर क्षीर, यहाँ पर छ है, ठीक है, यहाँ पर 6 से छत्री है, यहाँ पर 6 से छत्ता वाला है, ठीक है। क्षीर हो जाएगा या क्षीण हो जाएगा। तो आप किस पे टिक मारेंगे? खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर होता है। तो क्षीर पे आप क्या कर देंगे? आप टिक मार देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर तुमसे क्वेश्चन नंबर दे रखा क्या? 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखा, नदियों शब्द का वचन और विभक्ति बताना। यदि आप नदी का रूप पढ़े होंगे, बालक का रूप पढ़े होंगे, राम का रूप पढ़े होंगे, कक्षा 6 से पढ़ाया जाता भाई। हम सब कक्षा 6 में रहते तो स्कूल नहीं जाते शनिचर के, क्योंकि राम का रूप एक पांडे सर थे, वो पूछते थे, बड़ी पीटते थे भाई, बरियार एकदम से। ठीक है। तो यहां पर तुम्हें बताना जो नदियों शब्द है, ठीक है, नदियों शब्द है वचन और विभक्ति बताना, वचन और विभक्ति बताना। तो ये देखा जाए तो चतुर्थी एक वचन है, कतो ना चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको टिक मार देना। इसके लिए भाई आपको रूप पता होना चाहिए, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। आप रूप यदि याद रखेंगे ना तो उसमें रिजेक्ट जान जाएंगे, अच्छा यहां से लिया गया, तो आप टिक मार देंगे इसके, मगर इसे थोड़ा सा याद होना, कोई एक याद करिए, उसी से कंपेयर करके आपको सबको डिफाइन कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लिखा है, ठीक है, हस्यत, हस्यत में धातु और वचन, धातु का वचन बताना, पुरुष बताना। ठीक है। तो देखा जाए एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, या तुम्हारे पास क्या दे रहा है? एक वचन प्रथम पुरुष। तो ये देखा जाए तो यानी हस्यत देखा जाए तो द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने एमसीक्यू को टोटल क्या कर दिया? पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है। तो ये था आपके इसके बारे में। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, क्योंकि देखिए हम एमसीक्यू पे बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कितना 16 से 17 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अब यहां से मेन मुद्दा भाई, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? हिंदी वाले पोर्शन से गद्यांश दिया, क्या गद्यांश दिया, और हर एक गद्यांश ऐसे देखिए आपको गद्यांश इतना दे देगा, इससे 3 क्वेश्चन पूछ देगा, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 2 2। अब इन्हीं का आंसर आप इसी से रिलेट करके लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर। देखिए 20 और 6 26 नंबर। अब इससे देखिए बनेगा, आप चुटकी में बनाएंगे भाई। ठीक है। इसकी टेंशन कोई नहीं लीजिए, अपना भाई है तो एकदम से धड़ल्ले पढ़ाता भाई। ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। ठीक। तो ये हो गया। अब यहां से तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। लिखा, मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक और वंचित नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर पड़ती हुई मित्रता रहती है। और उसमें फुल स्टॉप। राम धीर व शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र तथा उद्धव स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। ठीक है। यानी उदार तथा उच्चसय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव से कुछ विशेष समानता न थी, और पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। मतलब ये तुम्हें एक बार ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, और अंडरलाइन जो वर्ड है तो कम से कम आपको 2 बार रीड करना। कितनी बार? 2 बार रीड करना, तो आप ऐसे चुटकियों में ये सब कर देंगे। ठीक है। तब इसका आंसर कैसे लिखना है? इसका पहला क्वेश्चन है, तुमसे पूछा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे? आपके सामने ये होगा। आप देखिए जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप एग्जाम में लिख के लाएंगे ना, तो कम से कम आप 150% ऐसे ही नंबर पा जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कॉपी जो रहेगी ये एज इट इज कॉपी है भाई। ठीक है। ये एज इट इज कॉपी है। ठीक। अब इसमें लिखना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हिंदी गद्यांश, प्लीज आप हिंदी गद्यांश लिखिएगा, क्योंकि संस्कृत का भी गद्यांश है, संस्कृत का भी पद्यांश है, और हिंदी का भी गद्यांश और हिंदी का भी पद्यांश है। तो यहाँ टीचर को लगेगा, मगर यहाँ खंड डालिएगा। यह खंड तुम्हारे पास क्या हो गया? ये देखा जाए तो खंड ब है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा, क्या हो जाएगा? खंड ब। यहाँ पर क्या डालिएगा? खंड ब डालिएगा। ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ खंड ब से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी आप चीजें आप अच्छे से रखेंगे ना, तो आप ऐसे
बड़ी बढ़िया नंबर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी गद्यांश हो गया। अब हिंदी गद्यांश तो मैं तुम्हें सबसे पहले प्रश्न उत्तर, यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर 21 नंबर हमने किया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए मित्रता के लिए यहाँ से और लास्ट वाला यहाँ तक खूब निभि तक ऐसे अंडरलाइन करके लिख देना, मित्रता के लिए डॉट 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 और मित्रता खूब निभि यहाँ तक लिख देना। अब इसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ। यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे आप, संदर्भ डालेंगे। क्या डालेंगे, जो आप 1 mm की मोटी पेन लिए हैं उसी से आपको क्या कर देना, यहाँ पर संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ कैसे लिखना, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य, ठीक है, गद्य खंड से मित्रता नामक, किसने, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। मित्रता नामक, इसे आप प्लीज ब्लैक पेन से लिखिएगा, सब कुछ आप अच्छे से लिखिएगा, ये वाला ब्लैक थोड़ा सा हाईलाइट लगे। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये आप इतना केवल लिखेंगे तो कितने नंबर मिल जाएगा आपको, 2 नंबर आपका एज इट इज मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका बारे में यहां से हो चुका संदर्भ। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा, ये हमारा क्वेश्चन एक बन गया संदर्भ। अब लिखा रेखांकित अंशों की तुम्हें व्याख्या करनी है। आपसे देखिए अनुरोध है, रेखांकित अंश की जब व्याख्या करिए, मान लेते तुम्हें कुछ A to Z कुछ भी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इस कहानी को, ये जो लाइन दी गई है रेखांकित की गई, तो कम से कम इसे 2 बार लिखिएगा और इसी लाइन में अपने मर्जी से कम 2 लाइन और ऐड करके और इलोबरेट करके 4 लाइन आपको बना के लिख देनी है। ठीक है, ऐसा कि नहीं यही उतार दें, ये उतारे तो इसमें कुछ और ऐड कर दो, क्या वर्ड, जिससे थोड़ा सा इलोबरेट हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, आप हिंदी मीडियम समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हेडिंग डाल दी, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसे सुनिए ध्यान से। इस अंश में कवि कहना चाहते हैं कि मित्रता आवश्यक नहीं है कि एक ही समान लोगों में हो, मतलब जो हमारे पास मित्रता देखी जाए तो एक समान व्यक्ति में हो सकती है या उनमें कोई असमानता रहे, ऐसा भी कोई वैल्यू हो, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक समान व्यक्ति में ही मित्रता हो सकती है। उनका ये होगा, 2 मित्रों का व्यवहार आचरण अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो 2 मित्र है उनका व्यवहार भी अलग हो सकता है, आचरण भी अलग अलग हो सकता है और समान भी हो सकते हैं, मतलब अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। मित्रता में कार्य समान हो सकते हैं, हो या ना हो, एक ही प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए और त्याग की भावना होना चाहिए। देखिए जैसे दोस्त अच्छे जो होते हैं, ठीक है, मूवी देखेंगे, पहले जमाना की तो एक दूसरे से मर मिटते हैं, अब इस समय का देखा जाए तो क्या हो गया, प्यार के चक्कर में मार कर देते हैं भाई। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए, उनका क्या, उनके एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मतलब कोई भी चीज, कोई भी बात किसी से कोई छिपाए न, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए और त्याग की भावना होनी चाहिए। ये था आपका क्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, रेखांकित अंश की तुम्हें क्या कर देना, पूरी डिटेल में व्याख्या कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, मतलब राम जी थे और लक्ष्मण जी इनके स्वभाव में क्या है अंतर है। ये इसका क्वेश्चन देखा जाए, इसका इस क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा आपको। यहां से लिखिए, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र तथा स्वभाव प्रकृति के थे, फुल स्टॉप यहां लगा के लिख देना। मगर इससे थोड़ा सा और अपने से जब ऐड करके लिखेंगे तो टीचर को लगेगा कि कुछ लिखा है। चलिए आप नहीं समझ रहे हैं तो उसे लिख दीजिए, कोई नहीं। तीसरा नंबर यहां से क्वेश्चन डालिएगा और ऐसे कर दीजिएगा। लिखा है, राम धीर और शांत प्रकृति के थे परंतु लक्ष्मण जी, ठीक है, लक्ष्मण जी उग्र तथा, ठीक है, उद्धव स्वभाव के थे। तो यही आपका क्या होगा, उनको दोनों में देखिए एक विपरीत समय, यानी एक विपरीत क्या थी, विपरीत भाव था, फिर भी उनमें एक गहरी मित्रता थी, एक भाईचारे की तरह क्या कर देते थे। अब तुम सोचिए, ठीक है, एक गहरी मित्रता उन सब लोगों में थी, दोनों भाइयों के अंतर्गत। तो ये आपको क्या कर देना, यहां से वही तुमसे पूछा क्या अंतर थी, तो बता देना राम स्वभाव के अच्छे आदमी थे, मगर आप लक्ष्मण तुम्हारा उग्र प्रकृति के थे। ठीक है, इन दोनों में विपरीत समानता, ये विपरीत क्या थी, स्वभाव था। तो ये आपको क्या कर देना है, लिख देना। ठीक, तो ये आपको क्या कर देना, इतना लिख देंगे, आपको कितना नंबर मिल जाएगा, यहां से 6 नंबर आपका टक बन गया। ठीक है, यही आपको कर देना, अथवा करके चाहिए ये आप करिएगा चाहे ये करिएगा, हम ये अटेम्प्ट कर दिए तो इसे हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहां से। ठीक है, यहां पर आते हैं, लिखा तुम्हारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हिंदी। ठीक है, हिंदी अब ये गद्यांश है, इधर जो देखें तो गद्यांश, अब यहां से तुम्हारा पास क्या होता है, पद्यांश वाला रीजन, उतना ही नंबर रहेगा, 3 नंबर, 3 दूना 6 नंबर यहां पर भी मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो लिखा, दिए गए गद्यांश पर आधारित
3 प्रश्नों के तुम्हें क्या कर देना है, उत्तर लिखना है। किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको क्या कर देना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पहले आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। और इससे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से तलय बन जाएगा। तो इसमें लिखा है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यय दिवाकर, घूम घूम कर चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव वे नभ के अनंत तरागण। ठीक है, तरागण हो गया। अगणित बार सुन चुका है नभ जिसकी, यानी जिनका विजय घोष रण गर्जन। मतलब यहां पर हमारे जो देश के वीर हैं, ठीक है, उनके बारे में यहां पर वर्णन किया गया एकदम मजे से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुम्हें बताना संदर्भ बताना, क्या बताना, इसके तुम्हें संदर्भ बताना। तो इसको हम संदर्भ लिखते हैं पहले एकदम अच्छे तरीके से। देखिए, आपको फिर ऐसे तुम्हें हेडिंग डालनी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपसे अनुरोध है, गद्यांश जब लिख रहे हैं या पद्यांश लिख रहे हैं, तो पूरा ये पेज जो है ना, ये जो पूरा पेज है आपका एक पेज होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, आप यहां से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दूसरे पेज पे लाकर छाप दिए, तो प्लीज आपसे अनुरोध है ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि ये देखने में टीचर को भी थोड़ा सा मस्त लगेगा। ठीक है, कहेगा भाई बढ़िया नंबर, इसे 2, 6 पे 6 दे दो, छाप दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है। ठीक है, क्योंकि सिखाने वाला एकदम मस्त तरीके से आपको सिखा रहा है अपना भाई। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, सबसे पहले यहां पर संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी आप चीजें थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगी। देखो ये दिख रहा है ना क्वेश्चन प्रश्न, थोड़ा स्केच से डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा हल्का पतला स्केल लेना, 2-3 रुपया वाला। ठीक है, आप स्केच ले लेना, तो एक चीज बढ़िया क्वालिटी के, मार्कर नहीं प्लीज। आप कितने, हम ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं तो उसमें क्या सर मार्कर का यूज कर, प्लीज आप मार्कर का यूज मत करिएगा। ठीक है, तो इसमें अतुलनीय जिसका, यहां से डॉट डॉट रण गर्जन तक। तो संदर्भ में क्या लिख, देखिए संदर्भ में क्या ले दिया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 संदर्भ में लिखा, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से संकलित स्वदेश प्रेम, क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा, हाँ यहां दिख रहा। ठीक है, स्वदेश प्रेम से पाठ से लिया गया, मतलब क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से संकलित स्वदेश प्रेम से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे पास कौन है, श्री राम नरेश त्रिपाठी। कौन है हमारे पास, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इतना आप लिखेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, भन्न से 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये था आपके क्या, संदर्भ के बारे में। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ करने के बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। मतलब जो यहां से अंडरलाइन किया गया, इसी 4 लाइन को आपको क्या कर देनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसे व्याख्या हम क्या कर देते हैं, तो यहां पर हेडिंग हमने क्या कर दिया, रेखांकित अंश की क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। प्लीज आप एक ही तरह से ये करिएगा। ठीक है, कितने लोग रहते हैं इधर भी खास देते हैं, इसका कोई मतलब भाई निकलता नहीं है। अब बताइए, यहां खास देंगे, यहां खास देंगे, तो इतने में क्या आप लिखेंगे, या देखिए ऐसे तुम एक तरह खींच दो। ठीक है, यहां पर जाते जाते ऐसे थोड़ा सा वर्ड तुम्हें इधर पूरा लिखबे न करो, अपने आप वो थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा एकदम बढ़िया से। इधर प्लीज आप खींचिएगा नहीं। ठीक है, अब क्या लिखा, रेखांकित अंश की तुम्हें क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। लिखा है त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि आकाश में अनंत तारों के समूह को, ठीक है, समूह भी ऐसे ऐश्वर्य के को बहुत पहले देखा जा चुका। मतलब क्या होता है, जैसे हमारे तारे हैं हमारे किसमें, ठीक है, आसमान में, उसी तरह से हमारे देश पे, हमारे धरती पर वीरों की क्या होगी, लाइन लगी है, जो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, देश को बचाने के लिए अपने प्राण का बिना सोचे न्यौछावर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, यह आकाश भी हमारी पूर्वजों के विजय से घोषों और युद्ध के गर्जनों से अनेक बार सुन चुका है। क्योंकि हमारे देश के जवान जो क्या कर देते, लड़ते लड़ते सीमा पर अपने प्राण के बिना कुछ किए, ठीक है, बिना हम कह रहे हमारे, ठीक है, किसी जैसे हम सब लोग होते हैं, किसी की को हेल्प करते हैं तो 1 बार 2 बार सोचते हैं, मगर हमारे देश के युवा क्या कर देते हैं, जो हमारे सैनिक भाई है, बिना कुछ सोचे समझे बेहिचक अपने दुश्मनों से क्या कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, बिना अपने प्राण की मोह किए हुए। ठीक है, तो ऐसे हमारे देश वीर जवानों को सलूट है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, आप यदि बाहर नहीं लड़ सकते तो अंदर क्या करिए, अपने जितनी भी सोसाइटी है थोड़ा सा जागरूक करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं आपके अंदर। तो ये आपको क्या हो गया, आपको अंडरलाइन यहां से जो किया गया था इसका आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तो ये आपको कर देना। अब लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों में रस तुम्हें बताना, कौन सा रस है, अलंकार भी पूछ सकता है, रस भी पूछ सकता है। तो बताइए क्या हो गया, उपयुक्त पंक्तियों में देखा जाए तो प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा रस है, वीर रस, क्योंकि वहां पर सब हमारे वीर जवान है, उन्हीं की यहां पर क्या कही है, पूरे डिटेल में व्याख्या की गई है। तो यहां पर कौन सा रस है, वीर रस है। तो आपको लगा देना क्या, लिख देना उपयुक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, वीर रस है। कौन सा रस, वीर रस है।
तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर आपका बन जाएगा। यहां पर आप तीसरा नंबर हेडिंग डाल दीजिएगा यहां। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये हो गया। अब यहां से अथवा करके ये भी कर सकते हैं। आप याद रखिए, जो आपको आता फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लिख सकते हो, उसी को आप अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो आप ये यदि आपको आता है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो इसे भी क्या करिए, आप अटेम्प्ट करिए, कोई टेंशन नहीं, मगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरा डिटेल में आंसर आना चाहिए। तो ये था आपका क्या होगा, हिंदी गद्यांश के बारे में। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन तुमसे दे रखा है, ये संस्कृत गद्यांश है। क्या है, संस्कृत गद्यांश। तो आपका हिंदी गद्यांश था, पद्यांश था, अब यहां से संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, इसमें क्या हो गया, ये टोटल और टोटल 5 नंबर का रहता है। इसमें से सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना रहता है, फिर हिंदी में क्या करना रहता है, अनुवाद रखना रहता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या कर देना, पहले ध्यान से एकदम से पढ़ना पड़ेगा। देखिए 1 2 इसमें भी अथवा करके दिया, ये करिए चाहे ये करिए, जो आपको आता है वो करिए। अब इसका हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले आप एक ध्यान से एक बार पढ़िए, ठीक है, पॉज करके पढ़िए। अब इसका हम संदर्भ है आपको बताते हैं, ठीक है, आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका हम आपको संदर्भ बताते हैं, फिर हिंदी में क्या कर देते हैं, अनुवाद बताते हैं। तो आपके सामने ये संस्कृत का तुम्हारे पास क्या था, गद्यांश था। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश था, प्रश्न उत्तर 23, संस्कृत गद्यांश, ऐसे आप हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहां संदर्भ क्या लिखा है, लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक, कितने, वाराणसी नामक, जो तुम्हारे पास क्या थी, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, इतना केवल आप लिखिएगा, इसमें रचयिता उचयिता नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, एक की क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिए, दोबारा लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किससे, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया इसके बारे में। देखिए, ये संदर्भ करना, फिर तुम्हें हिंदी में अनुवाद करोगे तो ये तुम संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करोगे तो 3 नंबर, तो आपका कितना मिल जाएगा, यहां से 5 नंबर आपका बनने वाला है चुटकी में। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, पहले आप देखिए हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डालिएगा, ये थोड़ा सा बच्चा लिखा है। ठीक है, इसे आप अरेंज करके उठा के ऐसे यहां पर एकदम से सीक्वेंस में लिखेंगे, ये वाली लाइन पूरी तुम्हारे पास सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, ये नगरी काशी, यानी वाराणसी को काशी अनेक धर्मों का संगम स्थल है, यानी मिलन स्थल है। ठीक है, महात्मा बुद्ध तीर्थ, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्मा यहां पर आकर अपने क्षेत्र से, ठीक है, अपने क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह के कलाओं और शिल्पों के लिए क्या होगा, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो जो तुम्हारे पास संस्कृत लिखा उसका ये तुम्हारे पास हिंदी में अनुवाद है, तो आपको हिंदी अनुवाद आनी चाहिए। ठीक है, आएगा तो आपको क्या करने पड़ेगा, 5 नंबर आएगा आपका यहां से, इस क्वेश्चन से, संस्कृत गद्यांश वाले पोर्शन से। नहीं आता तो उसे रिलेट करके 1 2 बार पढ़िएगा तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत हिंदी जरूर आ जाएगा। ठीक, स्लो मोशन में पढ़िएगा कोई नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। प्लीज आप कुछ भी लिखिएगा वो चलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर एग्जैक्ट नहीं पता, यानी वाराणसी से लिखिएगा, तो ये वाला सेंटेंस तो लिखो भाई, लिखो तुम क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत भाग इतने से लिया गया है। अब तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें जो माइंड में आता कि पाठ है, इसे हो सकता है नहीं, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, बताओ आप यहां लिखे रहेंगे तो ये 2 नंबर का तो टीचर यदि चेक करेगा, ऐसे टीचर यदि चेक करेगा तो क्या करेगा, चलो अच्छा कुछ लिखा है तो आधा नंबर 1 नंबर कुछ देगा। अब पेज यदि तुम लिखे रहोगे तो कुछ देगा। अब बताओ खाली पेज पे थोड़ी नंबर देगा, मान लेते हैं उसे, अब ऐसे क्या होगा, पलटने चले जाए। ठीक है, यहाँ पर खाली पेज है, ऐसे करके वो क्या कहेगा, 3 नंबर लो बेटा, ऐसे थोड़ी ना होने वाला भाई, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखिए, जरूर लिखिए, मगर छोड़ के आंसर मत आइए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो आपको क्या कर देना, हमने अटेम्प्ट कर लिया, चाहे आप अथवा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नीचे क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, लिखा संस्कृत पद्यांश, ये श्लोक वगैरह से लिया जाता है, इसका भी तुम्हें संदर्भ लिखना और हिंदी में क्या लिखना है, तुम्हें अनुवाद लिखना। क्या संदर्भ लिखना और हिंदी में तुम्हें क्या कर देना है, अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने यहां रहा। इन्होंने क्या कहा, ये जो बालक लिखा है यहां पर उन्होंने प्रश्न नहीं डाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिखने का, यहां पर प्रश्न लिखिएगा और यहां से क्या लिखिएगा, उत्तर। और भी कितना नंबर है, 24 नंबर है, तो आपका 24 नंबर यहां से बन जाएगा। संस्कृत पद यानी क्या होगा, पद्यांश हो गया। अब इसका तुम्हें क्या लिखना, संदर्भ लिखना। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या नाट्य लिख सकते हो, खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित है और किससे लिया गया है, वीर यानी वीर वीरेण पूजत नामक
पाठ से लिया गया, मतलब वीर वीरेण पूजक पाठ से लिया गया है, ठीक है, पाठ से लिया गया है। और इस यहाँ पर तुम्हें क्या कर देना, यहाँ से आपको फुल स्टॉप लगा देना। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वीर वीरेण पूजक नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको क्या कर देना, यहां तक आपको एकदम से अच्छे तरीके से बना देना है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब इसका अनुवाद तुम्हें करना है, ठीक है। अनुवाद में हमने क्या कर दिया, देखिए ये आपके सामने ये रहा, बताए नहीं भाई, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले ये दिया तो इसे हमने अटेम्प्ट नहीं किया, ये छोटा था तो हम क्या कर दिए, इसे अटेम्प्ट कर लिए। देखिए ऐसे आपको क्या थोड़ा माइंड लगाना है, ठीक है। ये छोटा है तो आपको क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर दिए अथवा वाला, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास अथवा वाला है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा अथवा वाला, क्योंकि अथवा वाला थोड़ा सा छोटा था इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर उसे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक। तो हिंदी में अनुवाद क्या लिखना है, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, क्योंकि यहाँ वीर की बात की जा रही है। वीर हमारे हमेशा हमेशा क्या होते हैं, स्वर्ग होते हैं भाई, ठीक है। वो स्वर्ग में उनकी प्राप्ति होती है, हमारे देश के लिए वो क्या कर देते हैं, शहीद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक, वो कभी मरते नहीं, दुनिया में हमेशा हमेशा अमर रहते हैं भाई। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम यानी क्या होगे, ठीक है, यदि जति गए, ठीक है, जति गए तो पृथ्वी पर मूर्ख लोग भाई, यानी तुम भाग गए रण छोड़ के तो पृथ्वी पे क्या करोगे, तुम क्या करोगे, एक कायर की तरह जियोगे। मगर यहां पर लिखा है पृथ्वी का मुख का भोग करोगे, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इच्छा मोह या संताप यानी दुख से, ठीक है, दूर रहकर युद्ध करो। मतलब क्या कह रखा है इसमें, कहा जा रहा है यदि तुम मर भी गए रणभूमि में तो क्या करोगे, दुनिया में हमेशा हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दुनिया में हमेशा अमर रहोगे। यदि रणभूमि छोड़कर भागोगे तो पूरी जिंदगी कायर कहलाओगे, ठीक है। तो यही चीजें कह रखा, उसमें हिंदी में अनुवाद कर देना। मतलब ये 2 लाइन की हिंदी अनुवाद इतनी तुम आपको क्या कर देना है, लिख देना। तो ये आपका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद इसके बारे में हो गया, ठीक। ये हो गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन, आपका एकदम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या हो गया, 25 है। यहां पर खंड काव्य है, इसे हम नहीं कराएंगे क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, अलग अलग है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है सबका हम क्या कर दे, तुम्हें 9 का 9 लिखकर दिखाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप यदि अपने जिले का वहां पर क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स करेंगे, ठीक है, कमेंट में अपने जिले का नाम लिख देंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखा जाए तो आपका, ठीक है, ये क हो गया, ख हो गया। तो इसमें लिखा है आधार पर प्रश्न, किसी एक प्रश्न का तुम्हें उत्तर देखना, किसी एक का, मतलब ये क है तो इसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, किसी एक का क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। प्लीज आप ऐसा मत करिए कि दोनों, एक कहा है तो एक क ख, ठीक है, ग घ ng च छ जैसे बहुत सारा, मतलब टोटल देखा जाए झ यानी 9 तक रहता है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है यदि एक कहा है तो आप अपने जिले का इसमें से कोई एक चूज करिएगा, और उसमें से जैसे मान लेते ये आपके जिले का है तो आपका क्या करिएगा, इसमें से एक का अटेम्प्ट करिएगा, उसे अच्छे से डिटेल में लिख दीजिएगा। चाहे आपको क्या होगा, ज्योति यानी क्या होगा, ज्योति जवाहर होगा, कोई भी रहे उससे लेना देना नहीं। आप अपने पाठ का यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, हम नेक्स्ट यहाँ तक दे रखा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखाएंगे तो शॉर्ट में हम दे देंगे। मतलब आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो भाई 150% आता, तो इसे कहाँ छोड़ के आप जाने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बने रहिए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तो उनकी रचना का क्या कर देना, उल्लेख करना। याद रखिए यदि तुम क्या कर देते उनके जीवन परिचय लिखते हो तो 3 नंबर, उतने रचना का उल्लेख करते हो तो टोटल मिला के कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। और ये देखा जाए तो हर साल अब तुम इसमें से किसी का यदि आ रहा तो समझ लो 5 नंबर, और कभी क्या आ रहा तो 5 नंबर, मतलब 10 नंबर आपको यहां से आप चुरा लिए, ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है मेरे भाई इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में क और ख। तो सबसे पहले हम क को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी का लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो आसान लगा है जयशंकर प्रसाद, आपको जो ऐसा नहीं हमको आसान लगा तो हम ही मार देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई। आप जो आसान लगे और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये कर लेंगे और इसके रचयिता वचयिता मतलब रचना वचना सब कुछ याद है तो उसी को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ये हो गए इनके 3 के बारे में। तब हम क्या कर देते हैं, इनका हम क्या कर देते हैं, रचना देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप देखिए, सॉरी रचना ने इनका जीवन परिचय आपके सामने ये जंतर मंतर खुल के तैयार हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क लेखक जीवन परिचय, ठीक है। 6 नहीं, इसे 26 होना चाहिए, ठीक है, 26 होना चाहिए, यहां से 26 कर दीजिएगा, ठीक है। लेखक जीवन परिचय किसका, जयशंकर प्रसाद का। याद रखिए, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको देखो एग्जामिनर को दिखाइए कि सर ये हमें आ रहा, देखिए आप इतना ये 5 पॉइंट लिख देंगे ना तो एग्जामिनर देखते ही कहेगा इसे आ रहा, ये कहानी जो बना के लिखे हो इसी से लिखे हो तुम,
ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, कहीं कहीं 1890 और कहीं कहीं 1800 क्या हो गया 89 दिया रहता। आप कुछ भी लिखिएगा, मगर मोस्टली बुक में देखा जाए तो यही तुम्हारे पास 1889 होता। कितना 1889 होता। ठीक है, ये होगा। ना कमेंट बॉक्स में देना सर ये 80 89 में होता। ठीक, 89 में होता है, 89 89 89 89। यदि तुम 90 भी लिख के आओ तो कहीं नहीं, गाइड वाइड में तुम्हारे पास यही लिखा रहता, मगर बुक में देखा राजीव प्रकाशन में तो 89 दिया। ठीक, जन्म स्थान कहाँ, उत्तर प्रदेश के काशी में। उनके पिता का नाम तुम्हारे पास क्या था, देवी प्रसाद। कब मर गए थे, 15 नवंबर 1937 की क्या हो गई इनकी मृत्यु हो गई। अब इसी को कहानी के रूप में लिख दीजिए, रचना लिख दिया, आपका काम खत्म। ठीक है, तो यहां पर लिखा क्या, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी उत्तर प्रदेश के काशी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना इनका कब, यानी 1890 उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। यह सुंगनी, ठीक है, सुंगनी साहू नामक परिवार में, वैश्य परिवार से आते हुए, मतलब इनका जन्म वहीं पर हुआ था। ठीक है, इनके घर क्या होती थी, तंबाकू की व्यापार होती थी। किसकी, तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम क्या था तुम्हारे पास, देवी प्रसाद। इनके पिता बहुत ही दयालु प्रकृति के थे, मतलब इनके जो पिताजी थे बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। बाल्यावस्था से माता पिता के साथ ये बहुत सारे तीर्थ यात्रा किए, मतलब बाल्यावस्था में क्या होगा, जैसे गंगा घूमना, कहीं के अच्छे अच्छे मंदिरों में जाना, यहीं से इनका क्या होगा, माइंड थोड़ा सा विचलित हुआ कि इस क्षेत्र में हमें जाना है। ठीक है, कुछ समय के बाद पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और 4 वर्ष के बाद तुम्हारे पास मम्मी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई। ठीक, फिर तुम्हें क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी के क्षय रोग के कारण से अल्प आयु में ही, मतलब कितना, 47 साल की आयु में क्या हो जाएगी, 15 नवंबर 1937 को ये संसार को क्या हो गए, विदा हो गए। हमारे एक महान लेखक, ठीक है, कौन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये आपको क्या कर देना, इतना लिख देना। फिर हेडिंग डालना रचना। रचना में हमने नाटक और कहानी लिख रखी है, तो इसे ध्यान से सुनिए। नाटक इनकी चंद्रगुप्त थी, ध्रुव स्वामिनी थी, एक घूंट थी। अब ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, 4 ठीक ऑप्शन दे देगा, तो याद रहेगा किसका, जयशंकर प्रसाद का। अब बताओ इसमें हम क्यों लिखें, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा। हम 2 ये लिख के खत्म कर देते, कोई टेंशन नहीं, मगर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि अच्छा ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में क्वेश्चन बनाएगा तो वहां से आप ठोक देंगे, तो ऐसे आप क्लियर देखेंगे ना तो आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आकाशदीप हो गया, पुरस्कार हो गया, एक इनकी कहानी का नाम है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर, जयशंकर प्रसाद की जो कहानी थी, सॉरी जीवन परिचय था, उसे हम क्या कर दिए, डिटेल में पूरा देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ख नंबर तुमसे लिखा है, दिए गए पंक्तियों में से, ठीक है, दिए गए पंक्तियों में से एक का जीवन परिचय लिखे तो था उन्हें न गया, मतलब एक कवि का तुम्हें क्या कर दे, जीवन परिचय लिखना। चाहे गोस्वामी तुलसीदास का लिखिए, चाहे सुमित्रानंद पंत का लिखिए, या आपके महाकवि सूरदास का लिखिए। तो हम अटेम्प्ट करते हैं सूरदास का। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं किसका, सूरदास का। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर वैसे देखिए सेम टू सेम आपके सामने ये ला दिया। क्वेश्चन नंबर इसे क्या करिएगा, छठे का यानी 26 का ख कर दीजिएगा, कवि, जीवन परिचय और महाकवि सूरदास जी हैं। तो सूरदास के बारे में 5 पॉइंट आप यहाँ पर छाप दिए, टीचर को दिखा दिए कि हमें आता है, टीचर भी समझ गया, आपको यहाँ पर नंबर अब दे देगा। वो सीधे आएगा यहाँ पर और रचना देखेगा, भन्न से कहेगा ले बेटा कितना नंबर, 5 नंबर, जा तू तुम्हारा पास है। ठीक है, ऐसे करोगे तो काम होगा। ठीक है, इनका नाम क्या था, ठीक है, इनके देखो सूरदास, इनके पिता का नाम क्या था, रामदास सरस्वत यानी सरस्वत था। जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ होता, उत्तर प्रदेश आगरा के कनकता गांव में हुआ था। कलकत्ता नहीं, कनकता हो गया, ये भी नहीं याद है तभी कोई टेंशन है, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था, बस लिख देना। ठीक, निधन देखा जाए तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके गुरु जी का नाम था क्या, महाप्रभु वल्लभाचार्य था। क्या, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था। ठीक है, ये होगा। अब इनके जीवन परिचय जो तुम ये 5 लाइन लिखे उसी को बना के लिखेंगे, तब बना के लिखेंगे तब ये लिखेंगे, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप लगा दिए। सूर यानी सूरदास जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का मनोहरित वर्णन किया था। अब तुम सोचो, एक हमारे पास ये हैं सूरदास जी हैं, इन्होंने इनको आंख से कुछ भी नहीं लिखा था, मगर इन्होंने क्या कर दिया था, कृष्ण बाल लीला को इतनी अच्छी तरीके से लिखा है, यदि आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मन गार्डन हो जाएगा। अब तुम सोचो, कितने लोग कहते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये पैर खराब है, आंख खराब है, दांत खराब है, हाथ खराब है। अब तुम सोचो वो स्ट्रगल, ये इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इन्होंने पूरा बाल कृष्ण लीला को ही वर्णन कर दिया। अब ऐसे आदमी को सलूट करना चाहिए भाई, इन्हीं सबसे हमें मोटिवेशन प्राप्त होना चाहिए।
ठीक है। और तुम सब कहेंगे सर हम हिंदी पढ़वा नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, इसीलिए हम ऐसा कम नंबर पा गए। कुछ नहीं, तुम केवल हफ्ता दिन कंटिन्यू पढ़ दो हिंदी ना, तो कम से कम 95% एज इट इज तुम लेकर आओगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिख दिए, सूरदास की रुचि बचपन से ही क्या थी, भगवत भक्ति के ज्ञान में थी, मतलब बचपन से ही थी। इनके गुरु क्या नाम था, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था। इन्होंने क्या एक कहानी सुनाई थी, जिससे हमारे पास जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे वो बहुत प्रसन्न हो गए थे, अपने से शिष्य बना लिए थे इन्हें। अब उन्हें शिष्य बना के ही पूरी बाल कृष्ण लीला का क्या कर दिए थे, सूरदास जी पूरा वर्णन कर दिए थे। सूरदास का मृत्यु यानी सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ था, 1583 ईस्वी में हुआ था। कितना, 1583 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर लिख देंगे रचना इनकी क्या है, इनके लिख देंगे निम्नलिखित रचनाएं हैं। जैसे तुम्हारे पास सूर सागर, इसकी इनकी रचना है सूरदास की। सूर सरावली सूरदास की रचना है हमारे भाई, ठीक है। साहित्य यानी साहित्य लहरी, ये भी हमारे सूरदास जी की रचना है। तो ये बताओ, ऑप्शन में पूछ सकता है सूर सागर किसकी रचना है, तो उठा के वहां से आप क्या सूरदास पे टिक मार देना, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, हमने कवि का भी जीवन परिचय एकदम धड़ल्ले से देख लिया। आप स्किप करके 1-2 मिनट और देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। आप लास्ट एंड फाइनल पेज पर आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग 45 मिनट हो चुका है। कोई टेंशन नहीं, जो हमारे देश के, ठीक है, हमारे वही शिष्य जुड़े लगे होंगे जिन्हें चाहिए एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया, ठीक है, सम्मान। देखिए आप यदि देखा जाए तो कितने लोग होते हैं कहते हैं यार लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लिख सकते हो भाई, ठीक, मगर हमें सम्मानजनक नंबर चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए तो सब लोग पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन सब पास हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ पास होना अलग बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर। यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आए, मतलब कोई एक तुम्हें श्लोक लिखना है, कोई एक श्लोक लिखना जो इस पाठ्य पत्र में न हो और आपके सिलेबस में हो, ठीक है, आपके सिलेबस में हो। तो हम क्या कर देते हैं, इसी का आंसर क्या कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, ऐसे क्या हो गया, श्लोक डालेंगे, ठीक है। श्लोक क्या लिखेंगे आप ध्यान से सुनिए, ठीक। अब जो सर्वे भवन्तु सुखिनम वाला पढ़े हैं उसी को आप यहां से छाप देंगे। क्या लिख देंगे हमारे पास, ठीक है। अब याद रखिए सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे भवन्ति, ठीक है, सर्वे भवन्ति सुखीन, ठीक है। सर्वे भवन्ति क्या हो जाएगी, सुखिन है, ठीक है। सर्वे भवन्ति सुखीन, सर्वे भवन्तु निरामया, ठीक है। सर्वे संतु, ठीक है, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, निरामया, ठीक है। आप यहां से क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। फिर यहां से क्या लिखेंगे, सर्वे भद्राणी, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, सर्वे भद्राणी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वे भद्राणी पश्यति, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा पश्यति माँ, ठीक है, माँ क्या हो जाएगी, कश्चिद, क्या हो जाएगी, माँ कश्चिद, ठीक है। दुख, ठीक है, दुख भाग करो, तो क्या हो जाएगा, दुख भाग, ये भव्य आ की मात्रा है, भाग क्या हो जाएगा, भवेत, भाग भवेत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल फुल स्टॉप लगा देंगे, यही हो गया। अब यही लिख देंगे, इतना लिखेंगे तो 2 नंबर भाना से मिल गया। यही सब चीजें खींचा जाता नंबर भाई, ठीक है। तो आप क्या कर दिए, यहाँ से आप क्या कर दिए, नंबर खींच दिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, श्लोक के बारे में, यही श्लोक लिखिएगा। मगर यह क्या करिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको क्या कर देना, भर देना। पेज में रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो इसे बीचों बीच आपको लिखना है एकदम मजे तरीके से। और ये वाली लाइन एकदम से सीक्वेंस में होनी चाहिए, हो सके तो इन दोनों को ऐसे ही सेम टू सेम में लाना चाहिए, मगर थोड़ा सा इधर चल जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन आपका कितना नंबर, 2 नंबर यहां से बन गया। 28 नंबर क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर है, तो यहां पर 2-2 नंबर का दिया है। 2024 में जाएंगे तो इन्हीं से 2 नंबर यहां से काटा है और निबंध से 2 नंबर, यहां पर 9 नंबर का आता तो 7 नंबर यहां से काटा, 2 नंबर यहां, 2 नंबर यहां से, तो एक हमें क्या हो जाता है, 4 नंबर का एक तुम्हें क्या दे देता है, प्रश्न पत्र लिखने के लिए। कोई पत्र लिखना है, किसी पे पत्र लिखने के लिए आ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या कर देना, तुम्हें उत्तर लिखना। तो सबसे पहले लिखा ये कोई भी तुम्हें आता है कर देना, ठीक है। तो हमें ये वाला कर देते हैं और ये वाला कर देते हैं, इन दोनों का आंसर क्या कर देते हैं, यहां से लिख देते हैं, ठीक। तो लिखा वीर केन पूजे, तो आप ये तो हर साल पूछा था, वीर क्या हो जाएगा, वीर वीरेण पूजत, क्या होते हैं, वीर वीरेण, मतलब वीर को कौन पूजते हैं, जो वीर रोग रहते हैं वो पूजित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीर वीरेण पूजत हो जाएंगे, ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। और चंद्रशेखर का आसित, मतलब चंद्रशेखर है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर देश, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देश के प्रसिद्ध, ठीक है, देश के प्रसिद्ध
क्रांतिकारी कौन थे हमारे पास, क्रांति, ठीक है, क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी देशभक्त आसित, कौन थे, देश, ठीक है, देशभक्त आसित, क्या हो जाएंगे, देशभक्त तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, आसित हो जाएंगे, यहां से फुल स्टॉप लगा देना, ठीक। इसी का है तुम्हारे पास आंसर, मतलब इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये, किन्हीं दो का लिखना, देखो दो प्रश्नों का तुम्हें उत्तर लिखना, अभी संस्कृत में लिखना, हिंदी में नहीं, संस्कृत में तुम्हें लिखना रहता है, ठीक। ये हो गया 28 नंबर। लास्ट एंड फाइनल नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें किसी एक पे तुम्हें निबंध लिखना, अभी कितने नंबर का, यहाँ 9 दिया, मगर अब आता है 7 नंबर का, यहां से 2 नंबर, यहां 2 नंबर काट के 4 नंबर का हमें नीचे प्रश्न पत्र 30 नंबर क्वेश्चन यहां से दे देता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो प्रश्न जो तुम्हारे पास वो था 9वां था, ठीक है, निबंध में 7 नंबर का दिया है, और यहाँ से जो काट के दिया तुम्हारे पास कितना नंबर का, 4 नंबर का यहाँ दे रखा। पत्र आपको लिखना, किसी एक पे पत्र लिख दोगे 4 नंबर यहाँ से बन जाएगा। तो पहले निबंध देख लेते हैं। निबंध तो 7 नंबर का कम से कम 2 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो आप किसी पे तैयार कर लिए, 1 2 3 4 5 देता है, किसी पे आप तैयार कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लिखा है भारत में आतंकवाद कारण व निवारण बताना है, जनसंख्या वृद्धि कारण व लाभ और हानि बताना है, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान का चमत्कार, और हमारे पास मेरा प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि, इनके बारे में। या तुम्हारे पास देखिए 24 का जो मॉडल पेपर था 4 पूछा था, पर्यावरण संरक्षण के उपचार, सॉरी उपाय, आतंकवाद में यहाँ पर भी पूछ सकेगा, जनसंख्या का लाभ और हानि, मतलब ये पर्यावरण पे आप याद कर लेंगे तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है, उसी को छाप देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। या तुम आतंकवाद वाले पे याद कर लेना, ठीक। तो ये था आपका टोटल, और टोटल हमने क्या क्वेश्चन देखा, ये पूरे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिटेल में हमने कवर कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ये जो 2030 का मॉडल पेपर था, नहीं मॉडल पेपर नहीं, ये सेट था, ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, जिसका कोड 801 था, तो हमने क्या कर दिया, एकदम से मजे से तरीके से इसे पूरा कवर कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।